वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। अभी परमाणु भौतिकी के बारे में हम देखेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्ले स्टोर से आप विज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञान एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ पर लूसेंट जीके की क्लासेस और प्रीलिम्स 2025 के लिए गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ के कुछ डेमो है वो आप देख सकते हैं और आपको यदि ठीक लगे तो आप एनरोल कर सकते हैं। परमाणु भौतिकी के बारे में बात करें तो परमाणु भौतिकी के पिता अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। पहला प्रश्न यही बनेगा कि परमाणु भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दो अलग अलग क्वेश्चन है। परमाणु भौतिकी के पिता की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और भारत में परमाणु कार्यक्रम के जो पिता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु की डेफिनेशन दी है तो परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान और आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण ये उदासीन होता है। यहाँ पे थोड़ी से समझने वाली बात है। इन्होंने बोला है कि कोई भी परमाणु है उसमें जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या कैसी रहेगी? समान, और आवेश क्या रहेगा? विपरीत होगा जिसके कारण यह उदासीन होते। जो प्रोटॉन है उस पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होगी। ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ से निकल के आया। मूल कणों की विशेषता की बात करें तो प्रोटॉन, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27, न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में है इसकी यूनिट, और इलेक्ट्रॉन का 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पर धन आवेश है। कूलाम में आवेश को हम देखेंगे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर ऋण आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण दिया है। पहले जब खोज नहीं हुई थी तो मूल कण तीन माने थे, कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी मूल कणों की जो संख्या है 30 से भी अधिक हो गई है। जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, पाई मेसोन है, फोटॉन है। फोटॉन का द्रव्यमान 0 दिया हुआ है शायद। एक मिनट। आवेश, इस पर कोई आवेश नहीं है, आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पूछ लेगा किस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? फोटॉन का। न्यूट्रिनो की बात करें तो पाउली ने इसकी खोज की थी। पाई मेसोन की बात करें तो युकावा ने खोज की। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश होते। इलेक्ट्रॉन का 274 गुना इसका द्रव्यमान होता है। विशेषता है कि अस्थायी और जीवन काल 10⁻8 सेकंड तक ही होता है पाई मेसोन का। पॉजिट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, एंडरसन ने खोज की थी और धनावेश इसके ऊपर होता है। इसका द्रव्यमान भी मेंशन किया हुआ है। कैथोड रेज, कैथोड किरण या कैथोड रेज क्या होती है? जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसका दाब 0.1 मिलीलीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है, इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। सीधी सी बात है, कैथोड किरण क्या है? तो आपको जो समरी है ये याद रखना है कि जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है इनका जो पुंज है वही कैथोड किरण है। इसके गुण क्या होते हैं? कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। यदि कैथोड किरणों को आपको उत्पन्न करना है तो केवल गैस का प्रयोग करके आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं। कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली होता है जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कैथोड किरणें कैसी होती है? अदृश्य होती है और सीधी रेखाओं में चलती है। कैथोड किरणों को आप देख नहीं सकते
और इनके गमन की बात करें तो सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और अपने सतह के लंबवत निकलती है। ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन की बनी रहेगी, सतह से लंबवत निकलेगी। कैथोड किरण का जो वेग है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ठीक है, 1/10 गुना की बात की है। यह किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगी। यह गैसों को आयनीकृत कर देती है और धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है। आयनीकृत किसको करती है? गैसों को। ऊष्मीय प्रभाव किस पर दिखलाती है? धातु पर। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। जो भी फोटोग्राफिक प्लेट है उसको कैथोड किरणें प्रभावित करती है। इसकी वेधन क्षमता कैसी होती है? कम होती है। ये पतली धातु की चादर से पार कर जाती है, मतलब इसकी वेधन क्षमता कम है। कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता परवलयाकार होता है। आमतौर पर अभी हमने क्या पढ़ा कि जो कैथोड किरणें हैं वो कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता कैसे होता है? परवलयाकार इसका रास्ता हो जाता है। नोट दिया हुआ है, जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो कौन सी किरणें उत्पन्न होती है? एक्स किरणें। कैथोड किरणें से आप एक्स किरणें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब उच्च परमाणु क्रमांक वाली किसी धातु पर गिरेगी तब एक्स किरणें मिलेगी। एग्जाम्पल देना, टंगस्टन। धनात्मक किरणें, पॉजिटिव और कैनल रेज। तो विसर्जन नलिका में यदि छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती है। ये एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें हैं। इनका पता 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। गुण क्या है? ये किरणें धनावेशित होती है, ये प्रतिदीप्ति और स्फुर दीप्ति उत्पन्न करती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। अर्धचालक क्या होते हैं? इसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं तथा विद्युतरोधी पदार्थों के बीच होती है। ये अलग अलग यहाँ पे दर्शाया है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता और चालकता क्या है? धातु की प्रतिरोधकता और चालकता। जो विद्युत विद्युत रोधी है उनकी प्रतिरोधकता और चालकता के बारे में बताया है। तात्विक अर्धचालक की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। यौगिक अर्धचालक की बात करें तो अकार्बनिक में CdS, GaS, CdSc, InP। कार्बनिक एथ्रासीन, मादित, थेलोसिया, नीस है। कार्बनिक बहुलक पॉली पाइरोल, पॉली एनिलीन, पॉलीथायोफिन आदि। नेज अर्धचालक की बात करें तो जिन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते नेज अर्धचालक कहा जाता है। नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne होलों की संख्या के बराबर होती है। N1 को नेज वाहक सांद्रता कहते हैं। अर्धचालकों में यह अद्वितीय गुण होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ होल भी गति करते हैं। अर्धचालक जब आप यूनिट 10 में भी पढ़ेंगे, डायोड वगैरह पढ़ेंगे, तब वहां पे ये समझोगे कि जो अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ जो उनके होल होते हैं वो भी गति करते हैं। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाला एक आभासी मुक्त कण की तरह व्यवहार करता है या ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। ऐसे अर्धचालकों में प्रवाहित धारा इलेक्ट्रॉन और होल धारा IH के योग के बराबर होती है। नोट दिया हुआ है, नेज अर्धचालकों की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती, अशुद्धि मिला रहे, ठीक है, बहुत कम मात्रा में मिला रहे तो उसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना मादन या डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है। वह अशुद्धि परमाणु अपमिश्रक कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को मादित या डोप्ड अर्धचालक भी कहते हैं। अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थ के जालक को विकृत न करे। अपमिश्रक के अणु तथा अर्धचालक पदार्थ के अणुओं का आकार लगभग समान हो। आगे चतुसंयोजक सिलिकॉन और जर्मेनियम के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रक प्रयोग किए जाते हैं। पहला पंच संयोजक, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस। एग्जाम्पल याद रखना, सीधा प्रश्न पूछ लेगा कौन सा पंच संयोजक अपमिश्रण में शामिल नहीं है। तो आर्सेनिक शामिल है, एंटीमनी शामिल है, फास्फोरस शामिल है।
त्रिसंयोजक की बात करें तो इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। दाता मतलब डोनर, पंच संयोजी अपद्रव डोनर कहलाते हैं। ग्राही एक्सेप्टर कौन होगा? त्रिसंयोजी अपद्रव परमाणु जो है ग्राही कहलाते हैं। डोपिंग क्या है? अपद्रव मिलाए जाने की जो प्रक्रिया है उसको डोपिंग कहते हैं। उसके बाद एन प्रकार के अर्धचालक की बात करते हैं, तो ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसीलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। अतः पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों की बात करेंगे। अभी एन प्रकार के अर्धचालकों को देखा है। तो जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण मतलब होल की गति के कारण होता है, उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अपद्रव मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। यदि आपको पी प्रकार के अर्धचालक चाहिए तो त्रिसंयोजी अपद्रव मिलाना पड़ेगा। ऐसे अर्धचालक के लिए होल बहुसंख्यक वाहक और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है। अतः पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए NH ये बड़ा होगा Ne से। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घट जाती है। पीएन संधि, पीएन डायोड, पीएन जंक्शन की बात करते हैं, तो पीएन संधि बहुत सी अर्धचालक युक्ति जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर इसकी मूल इकाई है। अर्धचालक डायोड की बात करें तो मूल रूप से पीएन संधि है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाह्य उल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। अग्रदिशिक वायक में पीएन संधि डायोड क्या है? जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य उल्टा इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल पी फलक तथा ऋण टर्मिनल एन फलक से संयोजित करें तो अग्रदिशिक वासित कहते हैं इसे, वायसित। पश्चदी की, ये देखिए, ये प्रश्न ऐसे नहीं बनेंगे, प्रीलिम्स में भी बहुत मुश्किल है। यूनिट 9 के थोड़ा काम का है, उसमें डायोड वगैरह भी है यूनिट 9 में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की बात कर रही हूँ। वनडे एग्जाम के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बस इसकी जस्ट रीडिंग लगा लीजिए। जो पश्चदिशिक वायस है उसमें पीएन संधि डायोड, जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य उल्टता इस प्रकार अनुप्रयोग करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से और ऋण टर्मिनल को पी फलक से जोड़ते हैं तो डायोड को पश्चदिशिक वायसित कहते हैं। डायोड वॉल्व क्या होता है? वैज्ञानिक जो फ्लेमिंग है उन्होंने 1904 में निर्मित एक ऐसी निर्वात नलिका है उनके द्वारा निर्मित जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड तंतु और प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करने के चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करती है। ठीक है, ये जो भी प्लेट धारा है ओम के नियम का पालन नहीं करती है। नोट दिया हुआ है कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। इसका उपयोग लिखा हुआ है। डायोड वॉल्व रिजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। डायोड से क्या करते हैं, जो एसी करंट है उसको डीसी करंट में चेंज कर रहे थे। और हमने इन्वर्टर पढ़ा था, इन्वर्टर में क्या बताया था, जो डीसी है उसके रूम में एसी चलने लगेगा, यदि बिजली चली गई तब इन्वर्टर से एसी चलने लगेगा। ट्रायोड वॉल्व, यह तीन इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड और तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। इसका निर्माण 1907 में लीडी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। उपयोग कहाँ करते हैं? ट्रायोड वॉल्व का प्रवर्धक एम्पलीफायर, दोलित्र ऑसिलेटर और प्रेसी ट्रांसमीटर और संसूचक डिटेक्टर की तरह प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है। जेनर डायोड क्या होता है? इसका आविष्कार सी जेनर ने किया था। इसे भंजक क्षेत्र में पश्चदिशिक वायस में प्रचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। फोटो डायोड की बात करें तो इसका उपयोग प्रकाशित संकेतों के संसूचन में, फोटो फोटो का मतलब ही प्रकाश है, तो जो प्रकाशित संकेत है उनके संसूचक में फोटो डायोड का यूज करते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी क्या होता है? इसका आविष्कार निक होलोन्याक ने किया था। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है उसका बैंड अंतराल कम से कम 1.8
इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्री परिसर लगभग 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर अर्थात लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड का उपयोग विभिन्न वर्णों के एलईडी के निर्माण में होता है। आगे देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड विद्युत संतृप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक सीधा सा प्रश्न कभी बन जाए, प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत संतृप्ति के सिद्धांत पर काम करता है। सौर सेल की बात करें तो सौर सेल मूल रूप से पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर ईएमएफ उत्पन्न करती है या फोटोडायोड के सिद्धांत पर ही काम करती है। सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जो जिनका बैंड अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होता है। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक सिलिकॉन है, GaAs है, कैडमियम टी है, फिर CuL, InSe है। ये धातुओं के नाम हो गए। सौर सेलों के निर्माण के लिए पदार्थों के चयन के लिए मुख्य कसौटियां है बैंड अंतराल, अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता, वैद्युत चालकता, कच्चे पदार्थ की उपलब्धता और लागत। उसके बाद संधि ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसए के जे बार्डिन और डब्ल्यू एच बेटन को जाता है। यह ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में विलियम शाक्ले ने दो पीएन संधियों को एक दूसरे के पश्च फलकों को जोड़कर किया। नोट दिया हुआ है, जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था इसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था, परंतु समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ। वह नए ट्रांजिस्टर को पुराने से भेद करने के लिए इसे द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। किसी ट्रांजिस्टर में तीन अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने बीच में दो पीएन संधियां बनाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है? इसमें एन प्रकार के अर्धचालक के दो खंड उत्सर्जक और संग्राहक और पी प्रकार के अर्धचालक का एक खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। पीएनपी में पी प्रकार के अर्धचालकों के दो खंड उत्सर्जक और संग्राहक और एन प्रकार के अर्धचालकों के एक खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। उत्सर्जक की बात करें तो यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। आधार बेस की बात करें तो केंद्रीय खंड होता है, अत्यल्प पतला और कम अपमिश्रित होता है। उसके बाद संग्राहक या कलेक्टर की बात करें तो यह खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक फलक साधारण अपमिश्रित होता है परंतु साइज में यह उत्सर्जक से बड़ा होता है। ट्रांजिस्टर के प्रयोग की बात करेंगे, मूल रूप से इसका आविष्कार प्रवर्धक की भांति काम करने के लिए किया गया था जो किसी सिग्नल को आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इसे प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक, सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले जो कार्य ट्रायोड से किए जाते थे वे अधिकांश अब ट्रांजिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सबसे पहली बात, इसकी खोज 1911 में की। किसने की? कैमरलिन ओन्स ने। अत्यधिक निम्न ताप पर क्या होता है, कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे ही अतिचालक कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। अत्यंत निम्न ताप की बात हुई और उनका विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाने की बात की है। जो अतिचालक है पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जो किसी चुंबकीय बल रेखा भेदकर उसके अंदर नहीं जा सकती। 4.2 केल्विन या -268.8 डिग्री सेल्सियस पर जो पारा है अतिचालक बन जाता है। नियोबियस्टीन काफी ऊंचे ताप पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है, 100 केल्विन पर भी। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान और तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वर्ष की? 1991 में। और कैमरलिन ओन्स ने भी 1991 में ही अतिचालकता की खोज की थी। इसमें क्या होता है, अत्यंत निम्न ताप पर होता है, उस पर जो कुछ पदार्थ है उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसी अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने किस वर्ष 1991 में क्या किस बोर्ड की स्थापना की? राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान और तकनीकी बोर्ड। नोट दिया हुआ है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब, पाइजो या विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है।